नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। और आज के विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है समास। समास से बच्चों का परिचय 9वीं या 10वीं कक्षा में हुआ करता है। जब 9वीं और 10वीं कक्षा में उनके सामने समास शब्द आता है तब एक बार वे घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक उन्होंने, अब तक जो कुछ पढ़ाई हुई है वहाँ उन्होंने समास से परिचय प्राप्त नहीं किया है। बिल्कुल नई चीज़ होती है और जैसे ही नई चीज़ उनके सामने आती है वे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और ये डर कारण हो जाता है किसी भी नई चीज़ को नहीं समझ पाने का। इसलिए कभी भी भय नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। समास से 4 अंक के प्रश्न सीबीएसई की परीक्षा में पूछे जाते हैं, 10वीं परीक्षा में। कई बच्चे मन में यह सोच लेते हैं कि अच्छा चलो नहीं आएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक कटेंगे। परंतु बच्चों, अगर अच्छे अंक लाने हैं, है ना, 100% रिजल्ट लाना है तो हमारे लिए हर अंक महत्वपूर्ण है। हर एक अंक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर जाएंगे। इसलिए समास का ये जो भय है वो अपने मन से निकालिए। यहाँ हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पर मैं आपको समास को समझने में इतनी सहायता करूँगी कि मेरा दावा है कि आप समास को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ये आपके भय का कारण नहीं बनेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं समास से। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी किसी भी हम वस्तु की बात नहीं करेंगे, भाषा की बात करेंगे। तो भाषा के किसी भी हिस्से को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, ये संक्षेपण होता है वाक्य के कुछ हिस्सों के साथ, जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। इसीलिए कहेंगे समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, वाक्यांशों को एक पद के रूप में लिखना। एक पद क्यों कहा मैंने, शब्द नहीं कहा, क्योंकि जब हम समास की बात करेंगे तब हम पद शब्द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कुछ भी काम हम करेंगे हमारा वह काम वाक्य से संबंधित होगा, वाक्य के हिस्से से संबंधित होगा। और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, तब वह पद कहलाने लगता है। इसलिए हम यहाँ जब भी जो भी बात करेंगे वह पद की बात करेंगे। तो वाक्यांशों को एक पद के रूप में लिखना या उसको समस्त पद बना देना समास कहलाता है। ठीक है, हम जब बातें करते हैं तो भाषा जो हम प्रयुक्त करते हैं वह वाक्यों का ही एक समूह होती है। मान लो आप किसी को अपना घर दिखा रहे हो और आपने कहा ये मैंने रसोई के लिए घर बनाया है। और दूसरी बात आप ये कहते हैं ये मेरा रसोई घर है ना। दोनों ही तरीके से हमने भाषा को प्रयुक्त किया। पहले में हमने कहा यह रसोई के लिए घर है, दूसरे में हमने कहा यह रसोई घर है। इसी वाक्यांश रसोई के लिए घर को एक पद में बना देना या उसे समस्त पद बना देना समास कहलाता है। जो आपने प्रयुक्त किया रसोई घर, है ना, ये हमारी भाषा का हिस्सा है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये समझने के बाद आप जब इसकी टेक्निक को समझेंगे कि किस तरह से ये परिवर्तित होते हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। पहले कुछ उदाहरणों से मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। मैंने यहाँ लिखा है जो बात अभी हम लोगों ने की थी, रसोई के लिए घर, रसोई घर। महान है जो आत्मा, महात्मा। 4 राहों का समाहार, चौराहा। ये सारे शब्द हम लोगों ने सुन रखे हैं। सब समस्त पद हैं। क्यों? समस्त पद बनाने के लिए इन वाक्यांशों में 2 हिस्से होते हैं, एक रसोई है और दूसरा घर। यहां देखेंगे पहला महान है और दूसरी आत्मा है। तीसरे में हम देखेंगे यहां 4 राहें हैं और ये समाहार शब्द है। ये जो प्रथम है ना रसोई, इसे कहा जाता है पूर्व पद। ठीक है, हमने यहां लिखा ना रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। यहां यह रसोई और घर पूर्व और उत्तर पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है,
क्यों पद लिखा ये आपको पता ही है। पद लिखने के पीछे का कारण आपको ज्ञात है कि हम वाक्यांशों के साथ काम कर रहे हैं, वे वाक्य के हिस्से हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पूर्व पद यानी पहला पद हम कह सकते हैं, लेकिन समास की भाषा में उसे पूर्व पद कहते हैं। पहले वाला पद और उत्तर पद, इसी पूर्व और उत्तर पद के बीच में जो भी काम किया जाता है वहां से काम करके हम समस्त पद बनाते हैं। काम क्या क्या होते हैं, तो या तो हम कुछ शब्दों को वहां से हटा देते हैं, या कारक की विभक्तियों का लोप कर देते हैं। लोप कर देना यानी छिपा देना, उसे हटा देना, या हम समुच्चय बोधक अव्यय को वहां पर से हटा देते हैं वाक्यांशों से जब हम समस्त पद बनाते होते हैं। तो ये सारी स्थितियां हो सकती हैं और ये सारा काम पूर्व और उत्तर पद के बीच में होता है। ये सारा काम कहाँ होता है, पूर्व और उत्तर पद के बीच में होता है। तो यहाँ महान पूर्व पद है और आत्मा उत्तर पद है। यहाँ चार राहें पूर्व पद हैं और समाहार उत्तर पद है। ठीक है, तो पूर्व और उत्तर पद आपको समझ में आ गया होगा, आपकी समझ में आ चुका होगा। आगे हम देखते हैं, ये जो हमने इन वाक्यांशों से एक पद बनाया, कौन कौन सा, रसोई घर, महात्मा, चौराहा, इसे कहा जाता है समस्त पद। ये क्या है, समस्त पद यानी पूरा पद। पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जो हमने बनाया वो क्या कहलाया, समस्त पद। पूर्व और उत्तर पद को मिलाकर हमने यहां पर जैसे रसोई घर बना दिया, तो ये रसोई घर हमारा क्या हो गया, समस्त पद हो गया, पूरा पद हो गया। बात समझ में आई। और इस समस्त पद को यानी रसोई घर को जब हम पुनः वाक्यांश के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, इसी रसोई घर को जब हम पुनः वाक्यांश के रूप में लिखना होगा हमें, यही क्रिया कहलाती है समास विग्रह। इस रसोई घर को जब हमें पूरा वाक्यांश के रूप में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रसोई के लिए घर, या रसोई के लिए घर समास विग्रह है, यानी समस्त पद को पुनः अलग कर लिख देना। समस्त पद को पुनः अलग कर लिख देना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि समास है क्या, ठीक है, समास है क्या, तो यह क्या है, संक्षेपीकरण है, एक प्रक्रिया है जहां संक्षेपीकरण किया जाता है। किसका, वाक्य के कुछ हिस्सों का यानी वाक्यांशों का। इन्हीं वाक्यांशों को जब हम एक पद में बोलते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, और वाक्यांशों को इन्हीं एक पद में बनाने की प्रक्रिया कहलाती है समास, जिसे हम कहते हैं, एक पद को हम कहते हैं समस्त पद, और इस समस्त पद को पुनः वाक्यांश के रूप में लिखने को हम कहते हैं समास विग्रह। अब बात करते हैं समास के भेद की। ठीक है, आप जब सबने व्याकरण पढ़ रखा है तो वहां हम व्याकरण के अन्य हिस्सों के भी भेद पढ़ते हैं। भेद समझ लीजिए हमारे परिवार का बृहद परिचय है। जैसे हम एक समूह को कहते हैं हमारा परिवार है, फिर हम बताते हैं ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे चाचा हैं, फिर उनके गुणों को बताते हैं। तो भेद यही चीज है। यहाँ हम समास के भेद की बात करेंगे, समास के परिवार में और कौन कौन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समास के इस परिवार को हम देखेंगे, तो इसका पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अपने नाम से स्पष्ट है। अव्यय का भाव देने वाला समास, यानी जो समस्त पद अव्यय के रूप में काम करने लगे वो अव्ययी भाव समास होता है। इसका पूर्व पद या तो अव्यय होगा, या कोई उपसर्ग होगा, या पुनरुक्त शब्द होगा, और तीनों स्थितियों में पूर्व पद प्रधान होगा। प्रधान होना यानी मुख्य होगा, ठीक है, और समस्त पद अव्यय के रूप में काम करेगा। जैसे पहला उदाहरण मैं आपको देती हूं, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति शब्द है जिसका अगर हम विग्रह करें तो विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यहां पूर्व पद क्या है, यथा, और उत्तर पद शक्ति। ठीक है, यथा एक अव्यय है संस्कृत का जिसका अर्थ होता है अनुसार या जैसा। विग्रह हो गया शक्ति के अनुसार। विग्रह करते समय अव्ययी भाव समास में जब हम विग्रह करेंगे तो इसका उत्तर पद पहले लिखा जाता है।
शक्ति उत्तर पद है, लिखा यह पहले गया, लेकिन प्रधानता पूर्व पद की होगी। शक्ति के अनुसार काम कैसे करना है, शक्ति के अनुसार। तो अनुसार पर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बल आ रहा है, प्रधानता हमेशा उसी शब्द की होती है। तो ये हो गया यथाशक्ति। या फिर एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, आजन्म। आजन्म विग्रह करेंगे तो देखेंगे उत्तर पद पहले आ जाएगा। विग्रह करने पर उत्तर पद पहले आ जाएगा। जन्म भर या जीवन भर, इसका दो विग्रह हो सकता है, जन्म भर या जीवन भर। दोनों ही स्थितियों में हम देखेंगे उत्तर पद पहले आ रहा है, लेकिन प्रधानता किसकी है, पूर्व पद की। कब तक, जन्म भर, जीवन भर। ठीक है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। अभी चूंकि समास कहने में सुनने में कठिन लगता जरूर है, मेरे लिए ये बहुत आसान चीज है, आपके लिए प्रयास से आसान हो जाएगा। इसलिए यहां पर एक बार पूरा भेद उतने बृहद रूप में समझाया नहीं जा सकता। सारे वीडियो में आप देखेंगे एक बार में ही सारे भेद बता दिए जाते हैं। मैं आपके लिए क्या करूंगी कि यहां पर बताने के बाद हर भेद के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी, ज्यादा उदाहरणों के साथ, ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे मैंने यहां लिखा, अगर उदाहरण में राजपुत्र, ठीक है, मैंने उदाहरण में लिखा राजपुत्र। राजपुत्र राजा का पुत्र, विग्रह अगर हमने किया तो विग्रह हमारा क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। यहां पर कारक की विभक्तियों का लोप हो जाएगा और उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। यहां का विभक्ति का लोप हो गया और समस्त पद क्या बन गया, राजपुत्र। हमने जब विग्रह किया तो का विभक्ति वापस आ जाएगी यहां और ये हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये हो गया राजपुत्र। तो उत्तर पद हमेशा प्रधान होगा। इसका उत्तर पद क्या हो गया, पुत्र, और पूर्व पद राज। प्रधानता हमेशा उत्तर पद की होगी। राजा का पुत्र, राज सिंहासन, राजा का सिंहासन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। उसी तरह से मान लो हमने लिखा शरणागत, विग्रह क्या हो जाएगा, शरण में आगत, यानी किसी की शरण में आया हुआ, किसी की शरण में आया हुआ। आगत यानी आने वाला, कोई शरण में आ जाए कि रक्षा करो हमारी। यहां हमने में विभक्ति को हटा दिया, शब्द बन जाएगा शरणागत, हमारा समस्त पद बन जाएगा शरणागत, और जैसे ही हमने विग्रह किया विभक्ति वापस यहां आ जाएगी शरण में आगत। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। आगे बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास के दोनों पदों, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच दो संबंध देखा जाता है। पहला संबंध होता है विशेषण विशिष्य संबंध। पहला संबंध विशेषण विशिष्य संबंध होता है। विशेषण यानी जिससे विशेषता बताई जाए, विशिष्य जिसकी विशेषता यानी संज्ञा। विशेषण विशिष्य संबंध में हम लिख सकते हैं महापुरुष। इसका एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशिष्य होगा। तो यहां पूर्व पद क्या है, महा, और उत्तर पद क्या है, पुरुष। ठीक है, पूर्व पद पुरुष महा और उत्तर पद पुरुष। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, ये महान विशेषण है और पुरुष विशिष्य है, संज्ञा है, यानी महान शब्द से हम पुरुष की विशेषता बता रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो इसे हम कहते हैं विशेषण विशिष्य संबंध। और इसका दूसरा हिस्सा है उपमेय उपमान संबंध। दूसरा संबंध क्या है, उपमेय उपमान संबंध। उपमेय उपमान संबंध थोड़ा सुनने में आपके लिए कठिन है, पहली बार सुना। उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जाए, जिसको कंपेयर, उपमा देना यानी कंपेयर करना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना, जैसे सुंदर चेहरे को हम चांद से उसकी तुलना करते हैं और कहते हैं ये चंद्रमुख है ना। मुख अगर चांद सा सुंदर दिखा, सुंदर चेहरा दिखा तो हम कहते हैं चंद्रमुख है। यही उपमा देना है। हमने चेहरे की उपमा चांद से दी, यानी चेहरे को किससे कंपेयर किया, चांद से। तो जिसको कंपेयर किया वो हो गया उपमेय, उपमा देने लायक।
और जिससे कंपेयर किया वो हो जाता है उपमान, यानी जिससे उसकी तुलना की गई। यही है उपमान उपमेय संबंध। अब मैंने यहां लिखा चंद्रमुख, ठीक है। तो विग्रह क्या हो जाएगा हमारा, चांद जैसा मुख, चांद जैसा मुख, ठीक है। यहां चांद पूर्व पद और मुख उत्तर पद है, चंद्रमुख। यहां चांद क्या है, उपमान है, और मुख उपमेय है। चांद की से मुख की तुलना की गई है। ये हो गया उपमेय उपमान संबंध। आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास हमारे आसान से समास में से आता है। घर के परिवार में कुछ लोग बड़े सरल होते हैं, कुछ थोड़े कठिन होते हैं ना, तो द्विगु समास वो सरल समास है। इसका पहला पद संख्यावाची हो, इसका जो पूर्व पद होता है ना वह संख्यावाची, संख्यावाची यानी संख्या का बोध कराने वाला। हमेशा इसका पूर्व पद कोई ना कोई संख्या होगी, जैसे चौराहा, नवग्रह, नवाग्रह, नवग्रह, अष्टध्यायी, त्रिनेत्र, त्रिफला, चतुर्भुज, ठीक है। तो हमेशा ये सब क्या है, 1 2 3 चौमास, 2 मास, 2 राहा, चौराहा, 4 पाई। तो हमेशा वहां पर क्या होगा, जैसे और एक सप्ताह है ना, 7 दिनों का समाहार। तो हमेशा इसका पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाची होगा। से यहां पर लिखती हूं मैं, दशानन, 10 आननों का समाहार। समाहार शब्द का अर्थ होता है एकत्र होना, 10 आननों का समाहार। समाहार का अर्थ होता है इकट्ठा होना, समूह, ठीक है। तो आनन कितने हैं, 10 हैं, 10 आननों का इकट्ठा। 10 क्या है, संख्यावाची शब्द है, इसलिए ये द्विगु समास हो गया। या हमने लिखा पंचवटी, पंचवटी। तो 5 सबों ने ये सुन रखा ना कि जब राम जंगल गए थे तो पंचवटी में रहते थे। तो ये पंचवटी क्या है, तो जहां पर 5 वट वृक्ष एक स्थान पर थे, इसलिए 5 वटों का समाहार। समाहार यानी समूह हो गया पंचवटी, पंचवटों का समाहार, 5 वटों का समाहार। ये 5 क्या है, संख्यावाची शब्द है, इसलिए द्विगु समास हो गया। आगे बात करते हैं द्वंद्व समास की। यह भी एक बड़ा ही आसान सा समास है जिसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। और इसका समस्त पद बनाते समय समुच्चय बोधक योजक या अथवा और दोनों में से किसी एक का लोप हो जाता है और योजक चिन्ह लगाकर समस्त पद लिखा जाता है। जैसे माता पिता, ठीक है ना। अब जब हम माता पिता कहते हैं ना तो दोनों की महत्ता है, दोनों की महत्ता है ना, दोनों समानता से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों पद प्रधान हो गए, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। और जब विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे माता और पिता। समझ में आई बात। और जब समस्त पद बनाएंगे तो इस और का लोप हो जाएगा, योजक चिन्ह यहां दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अपना पराया, एक और लिखती हूं मैं यहां पर, अपना पराया, ठीक है। अपना पराया समस्त पद हो गया, जो हमने योजक लगाकर लिखा। विग्रह करेंगे तो लिखेंगे अपना या पराया, ठीक है। और जब समस्त पद बनाएंगे तो या समुच्चय बोधक योजक को हम यहां से हटा देंगे, योजक चिन्ह लगाकर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास, दोनों पद समान रूप से प्रधान है। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, न तो पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है। और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं इन दोनों पदों को मिलाकर, तब वह किसी अन्य की विशेषता बताने लगता है, किसी के लिए विशेषण का काम करने लगता है। जैसे आप सबों ने सुन रखा होगा नीलकंठ, है ना, नीलकंठ हम सबों ने सुन रखा है। जैसे ही नीलकंठ शब्द कहा जाता है हमारे मन में एक तस्वीर उभर कर आ जाती है, कौन, शंकर, शिव, जो भी कह लीजिए।
तो विग्रह जब हम इसका करेंगे तो लिखना होगा हमें नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। ये हो गया सब बहुव्रीहि समास का विग्रह। अब यहां ध्यान देंगे, यहां इसके दो पद, पूर्व पद नील और उत्तर पद कंठ, दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं है। जो समस्त पद हमारा बना ना नीलकंठ, इसका अर्थ कभी भी नहीं होता नीला गला। जैसे ही हम नीलकंठ कहते हैं, नीलकंठ यानी शिव, हमारे पास नाम आ जाता है। तो यहां से दोनों पद में से किसी की भी प्रधानता नहीं है। किसकी विशेषता बता रहा है? शिव की। शिव का विशेषण बन गया है और इनकी विशेषता बता रहा है। यह है बहुव्रीहि समास, जिसके दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो और समस्त पद किसी की विशेषता बताने लगे। जैसे मैं यहां लिखूं लंबोदर, सबों ने सुन रखा है, ठीक है ना। तो पूर्व पद हमारा क्या है? लंबा उदर। लंबा पूर्व पद, उदर यानी पेट हमारा उत्तर पद है। समस्त पद क्या बना? लंबोदर। लेकिन जब हम लंबोदर कहते हैं तो हमारे मन में ये बात थोड़ी आती कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पेट बहुत लंबा या बड़ा सा है। जैसे ही हम लंबोदर कहते हैं, हमारे सामने कौन सा चित्र उभर आता है? गणेश का, है ना। तो विग्रह क्या होगा? लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। तो ये बहुव्रीहि समास है। यहां ना लंबा महत्वपूर्ण है, ना ही उदर महत्वपूर्ण है, बल्कि इस लंबोदर से जिस प्रतीक की बात की जाती है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी विशेषता, गणेश की विशेषता बताने लगता है ये। तो इसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब कभी कभी बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, एक ही समस्त पद बहुव्रीहि भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है। कैसे? ये जब मैं आपको बहुव्रीहि समास के लिए अलग से, मैंने आपसे कहा कि समास मेरे लिए कहना जितना आसान है, आपके समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। आपको थोड़ा वक्त लगेगा, परेशानी नहीं कह सकते, उसे समझने में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा समय देना होगा। इसीलिए मैं क्या करूंगी कि आपके सभी भेदों के अलग अलग वीडियो आपके लिए उपस्थित करूंगी, ताकि आप हर भेद को अधिक से अधिक उदाहरणों के साथ आसानी से समझ सकें। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करती हूँ। अगले वीडियो में अव्ययी भाव समास के वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना भूले नहीं। ये काम जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर इतनी ही उत्साह से उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद।